अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक है ओस्मो कन्फर्मर एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ये दो ग्रुप है एनिमल्स के, ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के हवाले से जो ग्रुप्स थे एनिमल्स के, उसकी डिटेल भी हम पढ़ चुके हैं। आज ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से दो ग्रुप्स है एनिमल्स के। कुछ एनिमल्स को हम कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स और कुछ एनिमल्स ओस्मो रेगुलेटर्स। तो लेट्स स्टार्ट करती है, डिटेल से पढ़ती है। ओस्मो कन्फर्मर कौन सी ऑर्गेनिजम्स होती है, एनिमल्स होती है, और ओस्मो रेगुलेटर्स कौन सी एनिमल्स होती हैं या ऑर्गेनिजम्स होती है। ओस्मो कन्फर्मर वो एनिमल्स होती है या वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनका इंटरनल कंडीशन नेचुरली मेंटेन होता है, कंट्रोल में होता है डिस्पाइट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनको ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर मामूली यानी ये मैच करती है, ये मामूली मैच करती है अपने इंटरनल कंडीशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से कंपेयर करते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स होती हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच ऑलवेज कीप देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी इसका जो इंटरनल कंडीशन है वो हमेशा मेंटेन ही रहता है और आइसोटोनिक ही रहता है। किसके मुकाबले में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में। अगर मामूली सी चेंजेस आ भी जाए तो इसको मामूली मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है कि इसको वापस सेट पॉइंट पे लाए, मेंटेन करे। इसमें ज़्यादातर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो मेरीन एनिमल्स होती हैं। दे यूज़ वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें एग्जांपल्स है मेरीन इनवर्टिब्रेट है, स्पेशली इक्यानोडर्म्स है। इक्यानोडर्म जैसे स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी हॉर्स, ये इक्यानोडर्म्स है। फिर प्रोटोकॉर्डेट्स है। प्रोटोकॉर्डेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ये लोअर ग्रेड के कॉर्डेट्स होती हैं जो ज़्यादातर मेरीन होते हैं, जिसमें ये सिफालोकॉर्डेट है, एमीकॉर्डेट है, इरोकॉर्डेट है। बायोडाइवर्सिटी में आप पढ़ चुके हो। तो प्रोटोकॉर्डेट है, इक्यानोडर्म्स है। कुछ फिशेस होती हैं जैसे एग फिश है, लैम्प्री है, एंड सी ग्रासेस होती हैं। ये ओस्मो कन्फर्मर होती हैं। तो ओस्मो कन्फर्मर सिंपल ये है कि इनका इंटरनल कंडीशन मेंटेन रहता है या ये हमेशा इंटरनल कंडीशन को मैच करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इनके इंटरनल कंडीशन में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, यानी स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। अगर स्लाइटली चेंजेस आ भी जाए तो एक्सटर्नल के साथ मैच करने के लिए इसको मामूली मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके इंटरनल कंडीशन में चेंजेस आती रहती है। क्यों आती रहती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फ्लक्चुएशन की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से फिर इन एनिमल्स को मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ताकि अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट लेवल पे या सेट पॉइंट पे लाए और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मुकाबला कर सके। तो ओस्मो रेगुलेटर्स में फ्रेश वाटर एनिमल्स भी होते हैं, मेरीन एनिमल्स भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी होते हैं। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स में आती हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच मेंटेन द इंटरनल बॉडी फ्लूइड कंडीशन कांस्टेंट इन स्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी ये अपने इंटरनल कंडीशन में जो फ्लूइड मौजूद होती है, साल्ट मौजूद होती है, साल्ट और फ्लूइड या वाटर के लेवल को कांस्टेंट करते हैं डिस्पाइट ऑफ द चेंजेस इन
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसमें दोनों ग्रुप आती हैं, फ्रेश वाटर भी आते हैं, मेरीन्स भी आते हैं, टेरेस्ट्रियल्स भी आते हैं। और इन एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है अपने इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इन एनिमल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो फ्रेश वाटर एंड मेरीन फिशेस होती है, और इसके अलावा एलिगेटर्स होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मेरीन हो। डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल्स हो गए, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए जिसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं आर्थ्रोपोड्स में, बर्ड्स परिंदे हो गए, एंड मैमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारे एनिमल्स क्या है, ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम फेस बाय ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स को हमेशा किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इनको किन मसाइल का सामना होता है। नंबर 1, हाइपोटोनिक कंडीशन। जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं इनका सामना होता है हाइपोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और इसका इंटरनल कंडीशन भी हाइपोटोनिक हो सकता है, तो एक खतरा रहता है। तो ऐसे एनिमल्स पर लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन सेक्रीट करते हैं ताकि इसका इंटरनल कंडीशन स्विटेबल रहे। तो खैर सिंपल फिलहाल ये समझो प्रॉब्लम फेस बाय ओस्मो रेगुलेटर। तो ओस्मो रेगुलेटर्स को हाइपोटोनिक कंडीशन का भी सामना होता है, ओस्मो रेगुलेटर्स को हाइपरटोनिक कंडीशन का भी सामना होता है। हाइपरटोनिक कौन सा कंडीशन होता है, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। हाइपोटोनिक कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें वाटर का लेवल ज्यादा होता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और साल्ट कम होती है या नहीं होती है। नंबर 3, एक्सेस ऑफ साल्ट। जैसे मेरीन एनिमल्स हैं, मेरीन एनिमल्स को हर वक्त खतरा होता है, सामना होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट को, कि साल्ट को इंटेक करती है, तो जाहिर है इनका इंटरनल कंडीशन भी हाइपरटोनिक हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा साल्ट को इसने वापस एक्सक्रीट भी करना होता है बॉडी से, साल्ट को रख नहीं सकते हैं क्योंकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गए ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स, ये दोनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स है ओस्मो रेगुलेशन के लिए से कि अपने ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को किस तरह मेंटेन रखती है। तो ओस्मो कन्फर्मर हमेशा इसका इंटरनल कंडीशन आइसोटेनिक होता है, किसके मुकाबले में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में। और ओस्मो रेगुलेटर को मेंटेन करना पड़ता है इंटरनल कंडीशन को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती है उसके साथ अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है। और इसके लिए इसको ज्यादा मेहनत चाहिए और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एग्जांपल के साथ हम समझ गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओस्मो रेगुलेटरी एडाप्टेशन। ओस्मो रेगुलेटर्स ने अपने बॉडी में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर एडॉप्ट किए, ऐसे कौन सी चीजें एडॉप्ट किए कि वो इन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। या फर्स्ट करें जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स ने क्या एडाप्टेशन किया अपने बॉडी में, क्या चेंजेस लाई। और एडाप्टेशन इन मेरीन एनिमल्स, जो एनिमल्स मेरीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इनके बॉडी में क्या चेंजेस हुई है। जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे अर्थ में रह रहे, फॉरेस्ट में रह रहे, माउंटेन में रह रहे, डेजर्ट में रह रहे, पानी के अलावा इस जमीन पे जो जानदार रह रहे, उन्होंने अपने बॉडी में क्या एडेप्टेशन की कि ओस्मो रेगुलेशन या ओस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस को या इंटरनल कंडीशन को उन्होंने मेंटेन किया है एक्सटर्नल के मुकाबले में। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर 3 एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तीनों एनवायरनमेंट में, तो इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने बॉडी में क्या एडाप्टेशन की है कि उस एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर रहे होते। तो स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रेश वाटर एनिमल्स मेरीन में नहीं रह सकते क्योंकि उनकी बॉडी की एडाप्टेशन फ्रेश वाटर के लिए ऐसे भी है। मेरीन वाले टेरेस्ट्रियल में या फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते क्योंकि इनकी
बॉडी मॉडिफाइड हुई है, एडॉप्ट हुई है मेरीन एनवायरनमेंट के मुताबिक। इसी तरह टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स मेरीन या फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, उनकी बॉडी में एडोप्टेशन टेरेस्ट्रियल्स एनवायरनमेंट के लिहाज से भी है। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं ओस्मो रेगुलेटरी एडोप्टेशन के हवाले से। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने फ्रेश वाटर में रहना पसंद किया, यानी फ्रेश वाटर में रहने के लिए अपनी बॉडी में इस तरह कुछ चेंजेस की है। तो नंबर 1 एडॉप्टेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, वो जानवर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, समंदर के अलावा जो पानी है, यानी नमकीन पानी नहीं, समंदर के अलावा जितना भी पानी है, दरियाओं में, झीलों में, नदियों में, तालाबों में, तो इस पानी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर। समंदर के अलावा जो पानी है उसको क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं। तो वो जानवर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उन्होंने अपने बॉडी में क्या एडाप्टेशन किया? नंबर 1 पोजेशन ऑफ आयोनोसाइट्स इन गिल्स। इन जानवरों में, इनके गिल्स में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आयोनोसाइट्स। ये सेल क्या करते हैं? ये आयंस यानी मिनरल्स, साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है इंटरनल कंडीशन में, एक्सटर्नल के मुकाबले में ये मेंटेन करते हैं। यानी आयोनोसाइट्स हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ द साल्ट लेवल या मिनरल्स लेवल, आयंस लेवल इन बॉडी। तो वो मछलियां, वो फिशेज जो फ्रेश वाटर में रहती है, उनके गिल में आयोनोसाइट मौजूद होती है। और कुछ एम्फीबियंस है जिनके किडनी के साथ या किडनी के करीब, किडनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, आयोनोसाइट एसोसिएटेड होते हैं। ये भी मैं लिख लेता हूं। एंड सम एम्फीबियंस आल्सो हैव ionocytes in kidneys which help in regulation of the minerals, which help in the regulation of ions. एक एडॉप्टेशन तो ये की है कि आयोनोसाइट एडॉप्ट किए गिल्स में, आयोनोसाइट्स की मौजूदगी है। सेकंड, इनको सामना होता है हाइपोटोनिक कंडीशन का, यानी इसके जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो ज्यादा हाइपोटोनिक है, वाटर बहुत ज्यादा, वाटर फ्रेश वाटर की मिकदार मौजूद होती है और आयंस बाहर कम होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक करते हैं और फिर फौरन ये ज्यादा से ज्यादा पानी यूरिन की शक्ल में, डाइल्यूटेड यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी ये रख नहीं सकते बॉडी में। इसका इंटरनल कंडीशन भी हाइपोटोनिक हो सकता है। इंटरनल कंडीशन के जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं हाइपोटोनिक की वजह से। लिहाजा ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। वेरी डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन कौन सा यूरिन होता है? जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, मिनरल की मिकदार कम होती है, ऐसे यूरिन को हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। तो ये ज्यादा से ज्यादा और जल्दी एक्सक्रीशन करते हैं, निकाल लेते हैं बॉडी से यूरिन को। किस फॉर्म है? डाइल्यूटेड फॉर्म है। थर्ड यहां पर है फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स हैव इम्परमिएबल बॉडी वॉल। कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं फ्रेश वाटर्स में, कुछ वर्म्स में होती है जिनकी बॉडी वॉल इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल होती है किसके लिए? साल्ट के लिए, क्योंकि इनके बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। वाटर के लिहाज से भी इम्परमिएबल होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी इसके जिस्म में दाखिल ना हो सके और इसके जिस्म से मिनरल्स की जो बैलेंस है वो जाया ना हो सके, मिनरल्स इसके जिस्म से निकल ना जाए। तो इन इनवर्टिब्रेट्स की जो बॉडी है या बॉडी वॉल है वो क्या है? इम्परमिएबल होती है। नंबर 4 पे है वेल डेवलप्ड नेफ्रिडिया। इन एनिमल्स में नेफ्रिडिया होती है। नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो यूरिन एक्सक्रीशन के लिए और वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया मौजूद होती है। नेफ्रिडिया ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स, रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं।
ये तो हो गए फ्रेश वाटर एनिमल्स में ओस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशन कैसे हुई है, इनके बॉडी में क्या चेंजेस आई है। ये चारों चेंजेस, ये 4 चेंजेस समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट। नेक्स्ट एडाप्टेशन है हमारे पास मेरीन एनिमल्स में ने अपने बॉडी में कौन सी एडाप्टेशन की है, कौन से स्ट्रक्चर एडॉप्ट किए कि उन्होंने फेस किया मेरीन एनवायरनमेंट का, इस साल्टी एनवायरनमेंट का, उस एनवायरनमेंट का जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाइपरटोनिक कंडीशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, एडाप्टेशन पढ़ते हैं वन बाय वन। नंबर 1, पोजीशन ऑफ रेक्टाइल ग्लैंड्स इन द रेक्टम, यानी इसके रेक्टम के साथ एक रेक्टाइल ग्लैंड मौजूद होता है। रेक्टाइल ग्लैंड की ये सलाहियत होती है कि जो साल्ट वाटर ये इंटेक करते हैं, बॉडी में ले रहे होते हैं, उस पानी से साल्ट को कलेक्ट करने के लिए क्या मौजूद होते हैं, रेक्टाइल ग्लैंड मौजूद होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है रेक्टम के साथ। तो ये रेक्टाइल ग्लैंड के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो साल्ट को स्टोर करता है, उस साल्टी वाटर से, मिनरल वाटर से साल्ट को स्टोर करता है। कौन से साल्ट को, जो पानी या जो एनिमल समंदर में मौजूद होते हैं या जो पानी ये ले चुके हैं बॉडी में, उसमें साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो रेक्टाइल ग्लैंड इस साल्ट को कलेक्ट करती है, फिर फिशेस के साथ इसी साल्ट को बाहर निकाल देते, फौरन निकाल देते, क्योंकि साल्ट को ये रख नहीं सकते हैं। अगर साल्ट को रखेंगे बॉडी में तो साल्ट के प्रेशर और साल्ट के कंसंट्रेशन की वजह से इनके बॉडी प्रोटीन डैमेज हो सकते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड हमारे पास है, जिस तरह फ्रेश वाटर में आपने पढ़े तो आयोनोसाइट्स इन गिल्स, इन फिशेस में भी, इनके गिल्स में भी आयोनोसाइट मौजूद होते हैं। आयोनोसाइट का फंक्शन ये है कि साल्ट को बैलेंस करते हैं बॉडी में। जाहिर है सारा साल्ट भी तो निकाल नहीं सकते हैं, मिनरल्स और साल्ट की भी बॉडी में नीड होती है। तो ज्यादा से ज्यादा तो आयोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है, आयोनोसाइट बैलेंस दी साल्ट क्वांटिटी या मिनरल्स क्वांटिटी या आयंस क्वांटिटी इन बॉडी। तो थर्ड फिशेस के पास खासकर जो मेरीन फिशेस होती है, ये तो जाहिर है मेरीन ही एनिमल्स के हम एडाप्टेशन पढ़ रहे हैं। तो टीएमओ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं टीएमओ। टीएमओ क्या है, टीएमओ की जो डिटेल, इसके जो एब्रिवेटेड फॉर्म है टीएमओ, तो टीएमओ से मुराद है ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, अमाइनो ऑक्साइड। तो ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, इसको कंप्लीट लिख देते हैं, यहाँ कुछ मिसिंग हुई है, TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो ये फिशेस खुद बनाती है, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनके ब्लड में मौजूद होता है। इसका ये बतौर ओस्मोलाइट काम करता है, बतौर क्या करता है, ओस्मोलाइट काम करता है। इसके 2 फंक्शन है, एक तो मिनरल्स लेवल को बैलेंस करता है, सेकंड दिस टीएमओ, इस टीएमओ का फंक्शन क्या है, टीएमओ का क्या फंक्शन है, प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द डैमेज, प्रिवेंट द प्रोटीन ऑफ बॉडी फ्रॉम, किससे, साल्ट के प्रेशर से ये प्रोटीन को, बॉडी के प्रोटीन को बचा देती है। चलो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड का क्या फंक्शन है, प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम साल्ट प्रेशर, ताकि बॉडी के प्रोटीन डैमेज ना हो सके। और दूसरा फंक्शन ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड का ये है कि ये मिनरल्स के लेवल को मेंटेन रखते हैं बॉडी में, क्योंकि ये बतौर ओस्मोलाइट काम करता है। जो नंबर 4 एडॉप्टेशन है, एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी इसके यूरिन में वाटर की क्वांटिटी कम होती है, फ्रेश वाटर की, और यूरिन में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो दोनों के यूरिन में ये फर्क है, जो फ्रेश वाटर फिशेस होती है, एनिमल्स होती हैं, इनका यूरिन डाइल्यूटेड होता है, क्योंकि ये अपने जिस्म की हाइपोटोनिक कंडीशन को
कम करती हैं। और इनका यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, इनके यूरिन में साल्ट की मिकदार ज्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी हाइपरटोनिक कंडीशन को स्टेबल करना होगा। इनका बॉडी कंडीशन हाइपरटोनिक ना हो जाए। हाइपरटोनिक कंडीशन से बचने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा साल्ट रिमूव करते हैं थ्रू दी फिसेस, थ्रू दी यूरिन। तो इनका जो यूरिन होता है इन एनिमल्स का, दीज एनिमल्स एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन। क्लियर हो गया। लास्ट हम पढ़ते हैं एडाप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तो कई ग्रुप्स होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, मैमल्स के कई टाइप्स होती हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, रेप्टाइल्स होती हैं। तो हर एनिमल्स के अलग अलग से स्ट्रक्चर एडॉप्ट हुए। तो हम कुछ जो आपके सिलेबस में दिए गए आपके कोर्स से रिलेटेड है और एक दो आध एक्स्ट्रा भी हम पढ़ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, पोजीशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स जैसे इंसेक्ट्स हो गए, लाल बेग है, कॉकरोचेस है, ग्रासोपर्स है, हाउसफ्लाइज है, आंट्स है, ये सारे क्या है? आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड की जो बॉडी कवर होती है वो एक टफ किस्म के प्रोटीन से बनी है जिसको हम स्क्लेराइड कहते हैं, या और इसके साथ काइटिन भी मौजूद होता है। एक टफ किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो वाटरप्रूफ का काम करता है। यानी इसके आर्थ्रोपोड का जो बॉडी कवर है या जो एक्सोस्केलेटन है वो वाटर लॉस नहीं होने देता है। दिस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो आर्थ्रोपोड के पास क्या मौजूद होता है? एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। ये एक्सोस्केलेटन इसके जिस्म से पानी जाया होने नहीं देता है। इस तरह ये अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। सेकंड हमारे पास है इंसेक्ट्स वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो इंसेक्ट्स के पालतू मादे होती हैं वो यूरिक एसिड की शक्ल में होती हैं, जैसे मेमल्स के यूरिया की शक्ल में होती हैं। बहुत सारे प्रोटोजोन है उसमें अमोनिया की शक्ल में होती हैं। तो यूरिक एसिड का मतलब ये है कि इसमें पानी की मकदार कम होती है। ये सेमी सॉलिड शक्ल में होती है इसके पालतू मादे, यानी ताकि इसके जिस्म से पानी कम से कम ज़ाया हो जाए, इसका इंटरनल कंडीशन वाटर के लिहाज से बैलेंस रहे, पानी ज़ाया न हो जाए। तो इसलिए इसके पालतू मादे किस फॉर्म में होते हैं? यूरिक एसिड की फॉर्म होते हैं। नंबर थर्ड, इम्परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द इंसेक्ट एग। जो इंसेक्ट के अंडे होते हैं, जाहिर है अंडे तो अभी जो है जर्मिनेटिंग प्रोसेस में होते हैं, डेवलपिंग प्रोसेस में होते हैं। उनको इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, लिहाजा पहले से इनका स्ट्रक्चर इस तरह अडॉप्ट हुआ है। तो इंसेक्ट के जो अंडे होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है, ताकि अंडों के अंदर जो वाटर्स है, जो पानी है, जो फ्लूइड है वो ज़ाया ना हो सके, वो इवापोरेट ना हो सके, वो अंडों के जो इंटरनल कंडीशन है अंडे में वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारे पास है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वाटरप्रूफ स्किन। जितने भी मैमल्स होते हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो वाटरप्रूफ होती है। ये क्यों वाटरप्रूफ होती है? ये इसलिए होती है ताकि इनके जिस्म से पानी की लॉस कम हो सके और इनका इंटरनल कंडीशन मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, उनकी ऐसी आदत होती है जो दिन को नहीं निकलती हैं, तेज धूप में नहीं निकलते हैं, बल्कि शाम को निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो वुल्फ होते हैं, भेड़िए होते हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं जो रात को निकलते हैं, दिन को नहीं निकलते हैं। इसलिए ये रात को निकलते हैं ताकि तेज धूप की वजह से उसके जिस्म का जो पानी है वो इवापोरेट ना हो सके, वो ज़ाया ना हो सके। इसीलिए जो नॉकटर्नल हैबिटेट है वो भी एक तरह एडाप्टेशन है इन एनिमल्स में। तो नॉकटर्नल हैबिटेट्स रिड्यूस द वाटर लॉस, ये पानी को ज़ाया होने नहीं देते हैं या कम से कम पानी को ज़ाया होने के लिए
ये नॉकटर्नल हैबिटेट इख्तियार करती है। रात के टाइम ऐसे जानवर फिरते हैं, दिन के टाइम इतने नहीं फिरते हैं। नंबर 4 में कैमल्स हैव एबिलिटी टू स्टोर वाटर। कैमल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इस तरह अडॉप्ट हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर करने की सलाहियत करते हैं, क्योंकि जब भी इन एनिमल्स ने ट्रेवल्स करना होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो इनको जब पानी की नीड नहीं होती है, क्योंकि इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं, कुछ ऐसी सेक्स तेलिया नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसमें पानी स्टोर करते हैं और फिर लॉन्ग टाइम के लिए ये वो पानी यूज करती है अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये भी एक तरह से एडॉप्टेशन है कि कैमल्स हैव एबिलिटी टू स्टोर वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है एनहाइड्रोबायोसिस एंड टाइडिग्रेड्स। टाइडिग्रेड्स क्या होते हैं, पहले टाइडिग्रेड्स को समझ लेते हैं। टाइडिग्रेड्स खुद इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। टाइडिग्रेड्स क्या है? टाइडिग्रेड्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स सच एज रोंड वर्म, जो कि किस एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं? डेजर्ट एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, और इनके जिस्म में सलाहियत होती है कि पानी के बगैर भी ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। पानी के बगैर पानी की यानी खुश्की को, ड्राई कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी इस तरह अडॉप्ट हुई है, इसे डिजाइन हुई है कि जो प्लांट्स डेजर्ट में मौजूद होती है या ये जिन प्लांट्स को फीड करते हैं उसमें वाटर की क्वांटिटी इतनी मौजूद होती है कि जब ये जैसे कैक्टस प्लांट, तो कैक्टस प्लांट जब ये आते हैं उसमें पानी की मिकदार मौजूद होती है इतनी कि ये उनसे उस पानी से अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर सके, लेवल जो है कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, अपने ओस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस को मेंटेन कर सके। तो ये थे ओस्मो रेगुलेटरी एडॉप्टेशन जो है एनिमल्स में। कौन से एनिमल्स में? जो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में रह रहे हैं, जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स में अलग तरह की एडॉप्टेशन थी जिसकी तफसील, ये सारे पॉइंट आपने नोट करनी है एमडीकेड के स्टूडेंट खास के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद होते हैं। तो ओके, उम्मीद है आज का लेक्चर आप सब समझ गए होंगे, और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक्स भी दे दे, और बेल आइकन लाजमी आपने जो है वो दबाना है ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर जो है उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। और ओके, दैट्स ऑल।